नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया को खतरा है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत में इस पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है, ये बात भारत तो लगातार कहता आ रहा है और अब ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चिंतित है। लेकिन पाकिस्तान की जरूरत के चलते उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पुतिन ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का परमाणु बम दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने भी पुतिन की बात को माना, लेकिन किया कुछ नहीं। रूस और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर हुई बातचीत पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, एक और हिंदू युवक की भीड़ ने ली जान। शेख हसीना ने उठाई यूनुस सरकार पर सवाल। परमाणु हथियारों को लेकर ईरान ने बदली नीति, खामेनेई ने दिए छोटे परमाणु हथियार बनाने के आदेश। आईएसपीआई की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर किया हमला, 2 ठिकाने बने निशाना, कई आतंकियों के मारे जाने का किया गया है दावा। और चलते चलते में देखेंगे कहां पर मिला डायनासोर युग का क्रोकोडाइल, अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ देख वैज्ञानिक भी हैरान, लंबाई 21 फुट से भी ज्यादा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की बढ़ने वाली है मुश्किलें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एयरफोर्स बनाने का किया दावा, पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहा है टीटीपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर से मांगी आर्थिक मदद, बोले यूक्रेन के पास चुनाव कराने का पैसा नहीं, चुनाव के लिए शांति की भी बताई जरूरत। भारत और चीन संबंधों को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट पर भड़का चीन, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियागांग ने रिपोर्ट को बताया फर्जी, कहा भारत के साथ दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। उत्तर कोरिया ने बना ली परमाणु पनडुब्बी, बेटी के साथ देखने पहुंचे किम जोंग उन, अमेरिका के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका अगर पाकिस्तान का साथ देता रहेगा तो इसकी कीमत वो भी चुकाएगा, साथ ही पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान में कभी भी जिहादी सरकार आ सकती है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। संभल जाए नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये बेहद खुफिया बातें हैं जो 24 साल पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच हुई थी। पुतिन इस वक्त भी रूस के राष्ट्रपति हैं, तो बुश का कार्यकाल 2001 से 2009 तक रहा था। बातचीत में पुतिन बुश को बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी खुद को जिम्मेदार मान रहा है। पुतिन और बुश के बीच जो बातचीत हुई थी वो अब सामने आ गई है, जिसने अमेरिका की दोहरी नीति और रूस की चिंता को सामने ला दिया है। बातचीत से साफ हो गया है कि अमेरिका को सिर्फ अपने हित की चिंता है और इसी के चलते पाकिस्तान की हर गलती पर अमेरिका आंख बंद कर लेता है, तो पाकिस्तान ने इसका हर मौके पर फायदा उठाया है। पुतिन और बुश के बीच जो बातचीत हुई उसकी तारीख है 16 जून 2001 और जगह थी स्लोवेनिया। बातचीत को अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सार्वजनिक किया है, जिसमें पुतिन ने पाकिस्तान की सरकार को जुंटा सरकार कहा है, यानी सैन्य सरकार। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 2001 में पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का शासन चल रहा था। बातचीत में पुतिन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया को नजर रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरी दुनिया में किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश अपने हित में उसे छूट दे रही हैं। स्लोवेनिया में हुई इस बातचीत के कुछ समय बाद ही अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन के निर्देश पर 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। बाद में अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। 2005 में भी पुतिन और बुश के बीच बातचीत हुई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट जारी की गई है। उसके कुछ अंश हम आपको बताते हैं, जिसमें पुतिन कहते हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ईरान की प्रयोगशालाओं के पास क्या है और वो कहां है। पाकिस्तान के साथ सहयोग अब भी जारी है। तो वही बुश कहते हैं, मैंने इस बारे में मुशर्रफ से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि हमें ईरान और उत्तर कोरिया को किए जा रहे ट्रांसफर को लेकर चिंता है। उन्होंने AQ खान और उसके कुछ साथियों को जेल में डाला, फिर नजरबंद किया। हम जानना चाहते कि उन्होंने क्या बताया। मैं मुशर्रफ को लगातार ये याद दिलाता रहता हूँ, या तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है या फिर वो पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं। इसके बाद पुतिन कहते हैं कि मेरी समझ से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज में पाकिस्तानी मूल का यूरेनियम पाया है।
जिसके जवाब में बुश कहते हैं, हाँ वही जिसे ईरानी आईएईए को बताना भूल गए थे, ये एक उल्लंघन है। तो वही पुतिन कहते हैं कि वो पाकिस्तानी मूल का था, ये मुझे परेशान करता है। जिसके जवाब में बुश कहते हैं, हमें भी ये परेशान करता है। पुतिन कहते हैं कि हमारे बारे में सोचिए, तो वहीं बुश कहते हैं हमें परमाणु हथियारों वाले ढेर सारे धार्मिक कट्टरपंथी नहीं चाहिए। ईरान में वही लोग देश चला रही हैं। 2005 की मुलाकात में दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान के नेटवर्क और पाकिस्तान के परमाणु प्रसार की चिंता व्यक्त की। इस बातचीत में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान और नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी पर चिंता जाहिर की गई। जो बातचीत 20-25 साल पहले पुतिन और बुश के बीच हुई, वो चिंता भारत ने बार बार जताई है। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में लाने की अपील की है, लेकिन भारत की डिमांड को समर्थन नहीं मिला। वैसे सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक बातचीत 2008 की है, जब पुतिन ने बुश को परमाणु संतुलन पर सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने बुश से कहा था कि उत्तरी यूरोप से दागी गई कोई भी पनडुब्बी आधारित मिसाइल सिर्फ 6 मिनट में मॉस्को पहुंच सकती है, और उसके जवाब में रूस की पूरी परमाणु क्षमता कुछ ही मिनटों में हवा में होगी। इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को पहले भी भरोसा नहीं था और शायद आज भी नहीं है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे हैं और अब राजवाड़ी जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और अल्पसंख्यक की जान ले ली है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए पहले झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर उन पर हमला होता है। इस बार हमला अमृत मंडल पर हुआ, जिसे भीड़ ने घेर कर मार दिया। उस पर लोगों ने जबरन वसूली का आरोप लगाया। पुलिस का दावा है कि अमृत के खिलाफ पुलिस थाने में 2 मामले भी दर्ज थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार और पुलिस अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को सांप्रदायिक घटना मानने को तैयार नहीं है। इसे लोगों का गुस्सा बताया जा रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। अवामी लीग के प्रमुख ने कहा, अंतरिम सरकार खासतौर पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रही है। उसके शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मारा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश की जनता इस काले दौर को और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी। हसीना ने जल्द ही बदलाव की उम्मीद जताई है। वैसे बांग्लादेश में 12 फरवरी के बाद बदलाव तय माना जा रहा है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि चुनाव के चलते ही इस समय देश में हिंसा अचानक बढ़ गई है। इसके पीछे मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार भी माना जा रहा है, जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देकर जमात को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूनुस की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम होती जा रही है, क्योंकि BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी से सारे समीकरण पलटते दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया के सर्वे में चुनाव में BNP की जीत तय बताई जा रही है और BNP पहले ही कह चुकी है कि नई सरकार में यूनुस की कोई जगह नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन अपना परमाणु कार्यक्रम बंद भी नहीं करेगा। ये उसकी ऊर्जा जरूरत के लिए जरूरी है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु बम कभी भी तैयार हो सकता है, और अगर ये तैयार हो भी चुका है तो ये चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। खामेनेई ने परमाणु हथियार बनाने के आदेश दे दिए हैं। इटली के थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज यानी ISPI की रिपोर्ट में इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ISPI ने बताया कि जून में इजराइल के साथ हुई जंग के कुछ दिन बाद ही खामेनेई ने छोटे परमाणु हथियारों को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग से पहले खामेनेई कई सालों तक परमाणु हथियारों से जुड़े किसी भी कदम को रोकते रहे थे। वो ना तो हथियार स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दे रहे थे और ना ही ऐसे परमाणु हथियार बनाने की जिन्हें मिसाइलों के जरिए दागा जा सके, जबकि खामेनेई पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ISPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई ने छोटे परमाणु हथियारों को बनाने की मंजूरी दे दी है, जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हो सके, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को 60% से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के साथ चली 12 दिन की जंग के बाद खामेनेई को ये बात समझ में आ गई कि जंग में ईरान की मिसाइलें ही प्रभावी रही हैं। अगर इजराइल और अमेरिका के हमले को रोकना है तो छोटे परमाणु हथियार ही सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ISPI ने IAEA की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि ईरान के पास 441 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है। 60% से 90% संवर्धन तक पहुंचने में केवल कुछ हफ्ते लगेंगे। अगर मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज मौजूद हो तो ये रूस और चीन की मदद से आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। यानी ISPI की रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि या तो ईरान ने छोटे परमाणु बम तैयार कर लिए हैं या फिर वो इसे बनाने के बेहद करीब है। वो बात अलग है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ही इस रिपोर्ट को खारिज कर रही हैं,
जिनका कहना है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगस्त 2025 तक अमेरिकी खुफिया आकलन यही है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है और खामेनेई ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक की। अब तक इस बात की चर्चा चल रही थी कि अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला बोल सकता है। तैयारियां पूरी थी, लेकिन अचानक ही अमेरिका का रुख बदल गया। वेनेजुएला की जगह उसने नाइजीरिया पर हमला बोल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि निशाने पर इस्लामिक स्टेट था। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए हैं। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में आईएसआईएस के 2 ठिकानों पर जा गिरी। ट्रंप का दावा है कि हमला सफल रहा और आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई नाइजीरिया सरकार के सहयोग से की गई है और आने वाले वक्त में और भी हमले हो सकते हैं। वहीं नाइजीरिया सरकार ने कहा है कि यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। अमेरिकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह हमला ईसाइयों की कथित हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया था। कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादी गिरोह के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया, जो कई वर्षों से मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से मार रहे थे। मैंने पहले भी इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों पर हमले नहीं रोके तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आज रात वही हुआ, जैसा कि केवल अमेरिका ही कर सकता है। मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दे और सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनमें मारे गए आतंकवादी भी शामिल हैं, जिनकी संख्या और भी अधिक होगी अगर वो ईसाइयों पर हमले जारी रखते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने हाल ही में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एक्ट के तहत नाइजीरिया को खास चिंता वाला देश घोषित किया है। नवंबर में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के दावों के बाद संभावित मिलिट्री कार्रवाई की योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में विदेश विभाग ने ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा से जुड़े नाइजीरियाई लोगों और उनके परिवारों के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ईसाई समुदाय की मदद के लिए जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य विकल्प भी आजमाएगा, जिसे अब अमेरिका ने अंजाम भी दे दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की। अफ्रीका की नाइल नदी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। साइंटिस्ट ने एक ऐसे क्रोकोडाइल को खोज निकाला है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी डायनासोर को देख रहे हैं। जी हाँ, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है जिसने मगरमच्छ के साइज को लेकर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस क्रोकोडाइल की लंबाई 21 फीट है? आमतौर पर एक बड़ा क्रोकोडाइल 16 से 18 फीट का होता है, लेकिन इससे ये काफी बड़ा है। अफ्रीकन रेप्टाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने जब ड्रोन और जीपीएस की मदद से इसे ट्रैक किया तो वो भी दंग रह गए। इसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये क्रोकोडाइल डायनासोर के परिवार का हो। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर सार्कोसूचस जैसे विशाल क्रोकोडाइल होते थे जो 35 फीट तक लंबे होते थे, और अब मिला ये 21 फीट का मगरमच्छ उन्हीं के वंशज का लगता है। बात क्रोकोडाइल्स की हो रही है तो आपको बता दें कि इससे पहले अब तक दुनिया में गुस्ताव नाम के मगरमच्छ को सबसे लंबा माना जाता था। कहा जाता था कि वो 20 फीट लंबा है और इतना फुर्तीला कि कभी भी किसी के हाथ नहीं आया। उसे पकड़ने के लिए 32 फीट का पिंजरा तक बनाया गया था, पर वो हर बार बच निकला। लेकिन अब जो ये नया क्रोकोडाइल मिला है ये तो गुस्ताव से भी 1 फीट लंबा है। ये खोज बताती है कि पानी की गहराई में आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं जो हमारी सोच से कहीं बड़े हैं। नील नदी का ये क्रोकोडाइल हमें याद दिलाता है कि कुदरत के पास आज भी ऐसे रहस्य हैं जो हमें चौंका सकते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।